हेलो गाइस, प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज की ये एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे डेटा इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। क्या पढ़ेंगे? एक नया टॉपिक है, नया सब्जेक्ट ही मान लो, डेटा इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स। इसके अंदर हम सब कुछ पढ़ लेंगे जो जो आपको डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए पूछा जाएगा प्लेसमेंट के अंदर, या अगर आप कॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप इसको इसके थ्रू जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि भाई डेटा इंजीनियरिंग है क्या। व्हाट इज डेटा इंजीनियरिंग? तो भाई, एक तो डेटा इंजीनियरिंग होता है और एक डेटा साइंटिस्ट होता है। डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है? एनालाइज करना है डेटा को। वो एनालाइज करेगा, फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा, या फिर पास्ट से देख देख के कि अभी क्या ट्रेंड फॉलो होगा, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि भाई ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बिजनेस कैसे ग्रो करा सकते हैं। पर उससे पहले काम आता है डेटा इंजीनियर का। ये क्या करता है? जो डेटा हम ले रहे हैं, जैसे तुम amazon वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हो, ये प्रोडक्ट को क्लिक किया, या फिर तुमने लेट्स से अपनी आईडी डाली, वो सारा डेटा स्टोर हो रहा है। तुम कौन से चीजों को दबा रहे हो, कोई भी क्लिक तुम कर रहे हो ना इंटरनेट पे, वो हर चीज का डेटा क्रिएट होता है। तो अब उस डेटा को क्या, एक सही तरीके से क्या बोलते हैं, उस डेटा को सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए हमें। एक मॉडल से हम क्या करते हैं, डेटा को ऐसे प्रिपेयर करते हैं ताकि उसको हम कलेक्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, डेटा रिट्रीव कर सकें, और बाद में उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। तो वो डेटा इंजीनियरिंग इट इज अ फील्ड। ये क्या है? इट इज अ फील्ड जहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर वी फोकस ऑन बिल्डिंग। हम क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर। हम एक सॉफ्टवेयर ऐसा बिल्ड करेंगे। एक सेकंड, सॉफ्टवेयर नहीं बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोल भी सकते हैं, लेकिन फोकस ऑन बिल्डिंग, और भी बोल सकते हैं डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग सिस्टम। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे हम क्या करेंगे, एक सिस्टम बिल्ड करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे और मेंटेन करेंगे, दैट कैन दैट कैन कलेक्ट, स्टोर एंड प्रिपेयर डेटा, सो कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आता है डेटा इंजीनियरिंग, और उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। अब जब तुम किसी डेटा को स्टडी करना क्यों जरूरी है? किसी भी बिजनेस को अगर हमें बहुत आगे बढ़ाना है तो पहले उसका डेटा हमें समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा लोग कौन सी चीजों को ज्यादा खरीद रहे हैं। डेटा, कुकीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई लेट्स से मैंने ये वाला प्रोडक्ट पहले खरीदा है, तो मैं उसको उसी के तरीके के रिकमेंड्स करूंगा, या मैं उसको अलग, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने एक रील देख ली, तो मैं उसके जैसी रील्स रिकमेंड करूंगा, और बीच बीच में एक ऐसी रील डाल दूंगा कि जो रील रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर उसको अच्छी लगी तो मैं वैसी रिकमेंड करूंगा। तो वो कैसे पता चल रहा है? वो एक डेटा है, और वो डेटा को स्टडी किया जा रहा है। हर एक छोटा छोटा डेटा, तुम अमेजोन पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तुम फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, मिंत्रा पे जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, लेट्स से हर हर कंपनी का मेन फोकस यही है कि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाए। और बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब वो अपने डेटा को पढ़ेगा। और डेटा को कैसे पढ़ेगा? तो पहले डेटा को इंजेक्ट करेगा, पहले डेटा को लाएगा, फिर उसको क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। ये डेटा को इंजेक्ट करना, उसको फिर ट्रांसफॉर्म करना ताकि हम रीडेबल फॉर्म में कर सके, और फिर डिलीवर करना एनालिसिस को। इसको बोलते हैं, इन तीनों फॉर्म्स को बोलते हैं हम डेटा इंजीनियरिंग। ठीक है, अब होता क्या है, हमारे पास एक एप्लीकेशन है। ये सपोज हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का सारा डेटा जाके स्टोर होता है डीबीएमएस में। उस डीबीएमएस के अंदर कर्ड ऑपरेशंस लगते हैं, क्रिएट, अपडेट, रीड, डिलीट। ठीक है, इसके बाद वो डेटा पढ़ना भी तो है, तो पहले डेटा इंजीनियर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, ताकि उसके ऊपर काम किया जा सके। फिर वो जाएगा डेटा साइंटिस्ट के पास, और फिर वो जाएगा एमएल के पास, और डेटा एनालिस्ट के पास, ठीक है, जो एनालाइज करेंगे, और फिर जाएगा ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह बनेंगे, और फिर जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि भाई ये वाली चीजें हमें चेंजेस करनी है।
तो रोल ऑफ डेटा इंजीनियर क्या है? रोल ऑफ डेटा इंजीनियर है ईएलटी, यानी ईएलटी क्या होता है? एक्सट्रैक्ट, लोड और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, या ईटीएल भी बोल दो। पहले हमें एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करना है और फिर लोड करना है। ये दोनों हम आगे जाके पढ़ेंगे। और काम होता है डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस के बारे में स्टडी करना और उनको क्रिएट करना। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है बिग डेटा, और हमारे पास होता है डेटा इंटीग्रेशन। ये सारे काम होते हैं हमारे, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये सब काम होते हैं डेटा इंजीनियर के। ठीक है। तो अब डेटा इंजीनियर लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। डेटा इंजीनियर लाइफ साइकिल। हमें पता है सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन होती है डेटा की। किसी ने किसी चीज को क्लिक कर दिया, किसी ने कोई बाय किया, उस ऑर्डर की आईडी, उस ऑर्डर कहाँ से प्लेस हुआ, एड्रेस, हर चीज डेटा जनरेट हुआ। अब वो क्या होगा, इंजेक्शन होती है। अब डेटा इंजेक्ट होगा। ठीक है। और नीचे स्टोरेज, यहाँ स्टोर होता है डेटा। ठीक है, यहाँ इंजेक्ट होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन है साइकिल का, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ऐसे काम करता है। ठीक है, बताता हूँ। सर्विंग होगी, और फिर उसके बाद एमएल के पास जाएगा डेटा, एनालिटिक्स पे जाएगा, और रिपोर्टिंग पे जाएगा। ठीक है। तो हो क्या रहा है इधर, सबसे पहले डेटा जनरेट हो रहा है। अब हमारे पास डेटा इंजीनियर लाइफ साइकिल में क्या हुआ, कुछ हमारे पास सर्विसेज होंगी। कौन प्रोवाइड करेगा? amazon, बहुत सारे, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब हमें कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इंजेक्शन किसकी हेल्प से हो सकता है? हम यूज करेंगे अपाची काफका। ठीक है। अपाची काफका ही है ना ये, देख लेते हैं। वैसे तो अपाची काफका ही होता है। अपाची काफका हम यूज करते हैं डेटा इंजेक्ट करने के लिए, मतलब डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आगे पढ़ाता हूँ। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है, लेट्स से तुम्हारे पास एक ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर अंडरस्कोर डेट है। ठीक है। लेट्स से ये किस फॉर्म में है, लेट्स से ये है एम मंथ, और डेट, और ईयर, ऐसे फॉर्म में है। ये ऑर्डर की डेट है, और लेट्स से हमारे पास है अ, जिस दिन रिसीव होगा उसको, तो रिसीव डेट, लेट्स से ये है। और ये है डेट, मंथ और ईयर में। ठीक है। तो चूंकि हमें अगर एक टेबल में इनको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि डेटा को स्टडी करना है कि कब ऑर्डर हुआ और कब रिसीव हुआ, उसको भी एनालाइज करना है, तो अगर हम इनको मर्ज करना है, तो पहले हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा ना। तो हम दोनों में से किसी एक को एक में कन्वर्ट कर देंगे, तो पूरे डेटा को हम कर देंगे मंथ, डेटा और ईयर में, और पूरी टेबल बना लेंगे। ठीक है। पूरी टेबल में सेम तरीके से मर्ज कर देंगे। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमारे पास आता है सर्विंग। सर्विंग कुछ नहीं है, डेटा को हमें सर्व कर देना है ताकि एनालिसिस किया जा सके बाय डेटा एनालिस्ट, एमएल, वो सब स्टडी करके काम कर सके। और एक और पार्ट था स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर हम amazon सर्विसेज यूज कर सकते हैं, या हम डेटा वेयरहाउस यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक, ये तो सर्विस है, बाकी ये सब चीजें हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। डेटा लेक यूज कर सकते हैं हम। और और भी क्या बोलते हैं, डेटा मार्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे आरडीबीएमएस में स्टोर हो गया, ये डेटा ऐसे स्टोर होता है। ठीक है। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमने देखा। एक सेकंड, ये देखो, ये देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले
ये एक लाइफ साइकिल है जिसमें पहले डेटा जनरेट होगा, वो इंजेक्ट हो रहा है, फिर उसको स्टोरेज से निकाल के ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, फिर सर्व किया जा रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी क्या चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास रो डेटा होता है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा में, ये होता है। तो अब डेटा जनरेशन और डेटा स्टोरेज का दोनों का देख लेते हैं। डेटा जनरेशन क्या होता है? कुछ भी डेटा जनरेट होगा तो वो कैसे जनरेट होगा, किस किस तरीके से जनरेट होगा? या तो वो डेटा जनरेट हुआ है ट्रांजैक्शनल सिस्टम से। ट्रांजैक्शनल सिस्टम मतलब किसी ने पेमेंट की, उससे जनरेट हुआ है। किसी ने ऑर्डर किया, वो एक ट्रांजैक्शन ही तो है, उससे जनरेट हुआ है। या आरडीबीएमएस फॉर्म में जनरेट हुआ है। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक टेबल फॉर्म में। या वो आईओटी डिवाइसेस से डेटा आ रहा है, या वो डेटा एपीआई से आ रहा है, ठीक है। और डेटा स्टोरेज क्या होता है? ये डेटा जनरेट हुआ है, जनरेट कैसे हुआ? किसी भी चीज से डेटा निकलना, यानी हम तुमने क्लिक भी किया उससे भी डेटा जनरेट हो रहा है। डेटा स्टोरेज क्या होता है? लेट्स से तुमने डेटा स्टोर कर दिया आरडीबीएमएस मतलब टेबल फॉर्म्स में, जो जनरेट करके आया उसको तुमने लेट्स से स्टोर कर दिया आरडीबीएमएस में। लेट्स से तुमने स्टोर कर दिया नो एसक्यूएल। नो एसक्यूएल क्या होता है? डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर कर देना, ठीक है। या लेट्स से तुमने स्टोर कर दिया डेटा वेयर हाउस में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, डेटा वेयर हाउस में। और लेट्स से तुमने स्टोर कर दिया S3। ये वेब सर्विसेज है, अमेजोन हमें प्रोवाइड करती है, AWS प्रोवाइड करता है। S3 सर्विसेज उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। ये डेटा जनरेशन के बारे में हो गया। ये डेटा स्टोर कहाँ होगा वो हो गया। अब हम देखते हैं डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? डेटा मॉडलिंग कुछ नहीं है। अगर आपको कोई डेटा आरडीबीएमएस में स्टोर करना है, अभी हमने देखा स्टोरेज में आरडीबीएमएस आता है कि आपको रिलेशनल डेटाबेस, तो उसके लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरिंग डेटा इन, इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरिंग डेटा इन आरडीबीएमएस, ठीक है। अब कैसे? तो मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक टेबल है, ऑर्डर टेबल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर की आईडी है, लेट्स से ऑर्डर का नेम है, लेट्स से इसका डेट है कि भाई इस डेट को ये ऑर्डर डिलीवर होगा, यूजर आईडी है, कुछ कुछ है। लेट्स से हमारे पास एक है यूजर टेबल, जिसकी यूजर आईडी होगी, नेम होगा, एड्रेस होगा। एक टेबल है लेट्स से हमारे पास प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट की आईडी होगी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, नेम, कैटेगरी होगी, सेलर आईडी होगी। लेट्स से एक और टेबल है सेलर, जो उस प्रोडक्ट को बेच, ऑर्डर हमने उस प्रोडक्ट का ऑर्डर, उस प्रोडक्ट का यूजर, उस प्रोडक्ट, वो खुद प्रोडक्ट, वो सेलर, ये सब की टेबल्स होगी हमारे पास, जिसकी सेलर की आईडी होगी, उसका नेम होगा, ठीक है। तो हम अगर एक और आईडी बना लेते हैं, पेमेंट की ओर बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, करंट डेट, और सेलर कौन है, ठीक है। अगर हमारे पास इतनी है तो लेट्स से ऑर्डर वाली जो है, इसमें ऑर्डर है वो किस यूजर ने किया है, तो ये हम देखें। तो ये बन गया, ये इसके अंदर, सॉरी ये यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा। एक सेकंड का इरेज करते हैं, ये गया। तो ये यूजर आईडी फॉरेन की है यहाँ पे, क्योंकि दूसरे के अंदर ये प्राइमरी की है तो फॉरेन की है, ठीक है। तो ये ऐसे कनेक्टेड हो गया। लेट्स से और हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी डाल दिया लेट्स से। तो ये प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, लेट्स से ये टेबल इससे ऐसे कनेक्टेड है, ये भी हो गई। लेट्स से हमारे पास पेमेंट आईडी है, पेमेंट अंडरस्कोर आईडी, तो ये लेट्स से ऐसे कनेक्ट हो गया। और हमारे पास सेलर भी है,
तो सेलर किससे कनेक्ट हो जाएगा, सेलर अंडरस्कोर आईडी सेलर से कनेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो ये हो गई प्राइमरी की, ये हो गई। तो ऐसे टेबल कुछ कुछ करके सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे टेबल्स। इसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। ये है इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरिंग डेटा इन आरडीबीएमएस, इसको बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। ये किसके लिए होता है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, समझ आ गई। अब हम देखते हैं। अब चूंकि हम डेटा स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो एक चीज बहुत जरूरी है डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के पढ़ने के बारे में। डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग। अब डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग क्या होता है, हमारे पास दो तरीका है स्टोर करने का। ठीक है, डेटा को एक तो हम OLTP के फॉर्म में प्रोसेस कर सकते हैं डेटा को, एक ओलैप तरीके में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ओलैप क्या हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। यानी कोई भी तुम्हारे पास रियल टाइम में कोई डेटा आ रहा है और उसको तुम्हें प्रोसेस करना है, जो मतलब तुम्हारे पास अभी करंटली डेटा पड़ा है, ठीक है, जिसके ऊपर तुम्हें काम करना है, जैसे सर्च करना है, वो करना है, ट्रांजैक्शन को स्टडी करना है, उसको बोलते हैं OLTP। ये RDBMS में स्टोर होता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, जैसे डेटा मॉडलिंग यूज करके RDBMS में स्टोर होता है। और इसके अंदर ट्रांजेक्शनल डेटा होता है। अब ट्रांजेक्शनल डेटा कौन सा, कुछ भी मतलब ट्रांजेक्शन हो रही है, जैसे मैंने तुम्हें फॉलो कर दिया, वो भी एक ट्रांजेक्शन ही है। मैं तुम्हें पेमेंट कर दिया, कोई भी तरीके का क्लिक करना, वो जो रियल टाइम में काम हो रहा है उसको बोलते हैं करंट डेटा, जो हमारे पास पड़ा है। इसमें हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं। और कैसे करते हैं ये सब ऑपरेशन, रो बेस्ड करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम बात करेंगे। ओलैप क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है। अब ये जो ओलैप होता है, ये प्रोसेसिंग के कहाँ होती है, डेटा वेयर हाउस में होती है। वो RDBMS में होती है, ये डेटा वेयर हाउस में होती है। डेटा वेयर हाउस क्या है सर, अरे बताने वाला हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। और ये होता है कॉलम बेस्ड। सर ये ओलैप है क्या, अरे ओलैप मतलब एनालिसिस प्रोसेसिंग। ये लेट्स से हमारे पास 5 ईयर का डेटा है, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो ओलैप में आएगा, ठीक है। जिसके अंदर हम पहले की चीजें पढ़ाई करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे या बिजनेस के गोल्स अचीव करेंगे, ठीक है। वो होता है ओलैप। ठीक है। अब बात करते हैं OLTP रो बेस्ड है उसके बारे में। OLTP जो है, लेट्स से हमारे पास एक टेबल है, नेम, एड्रेस और रोल नंबर, क्लास, पेमेंट। ठीक है। अगर ऐसा कुछ है और अगर लेट्स से आपको इसके अंदर क्या करना है, सम ऑफ पेमेंट निकालना है, तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रो बेस्ड है। इसमें डेटा कैसे स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा नेम, लेट्स से खुशबू, लेट्स से एड्रेस उसका सारोली होगा, लेट्स से। और लेट्स से रोल नंबर उसका हो गया 1, शी इज ऑलवेज फर्स्ट, शी इज अ गुड गर्ल। और वो लेट्स से क्लास 11th में है। और लेट्स से पेमेंट उसने की 1 lakhs की। डेटा ऐसे स्टोर होगा, डेटा ऐसे स्टोर होगा। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें जो सर्चिंग होगी ना, वो ऐसे जाके इस पे सर्च करना पड़ेगा, फिर वापस से दूसरे नेम पे जाके ऐसे सर्च करना पड़ेगा, फिर तीसरे नाम पे ऐसे सर्च करना पड़ेगा। इट्स अ फकिंग टफ, सॉरी इट्स अ वेरी टफ जॉब। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये समझ आ गया। अब दूसरे में क्या होगा, लेट्स से यही खुशबू पेमेंट कर रही है, लेकिन ये इसका जब एनालिसिस होगा तो OLAP क्या यूज करेगा, हट गया भाई। OLAP क्या यूज करेगा, कॉलम बेस्ड ट्रांजेक्शन यूज करेगा। इसमें क्या होगा,
सारे के सारे नेम ऐसे हो जाएंगे। खुशबू, खुशबू का लेट्स से बॉयफ्रेंड है राघव, और लेट्स से एक और नाम ले लो, ऋषि, कल्पना, आदि। लेट्स से ये कुछ नाम है, ठीक है, ये मतलब ये एड्रेस आ फिर इधर आ जाएगा एड्रेस, ऐसे कॉलम वाइज होगा, हर कॉलम स्टोर होगा। अब लेट्स से एड्रेस क्या है, जैसे सारोली समथिंग समथिंग समथिंग, लेट्स से रोल नंबर है 1 2 3 4 समथिंग समथिंग समथिंग। फिर जब पेमेंट आएगा ना, तो पेमेंट का सम करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सीधा पेमेंट वाले कॉलम पे जाएंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इन सब का डायरेक्ट सम किया जा सकता है, क्योंकि ये कॉलम बेस्ड अप्रोच है। ये होता है फर्क OLTP और ओलैप में, ठीक है। अब कोई भी OLTP जो चीज है वो ओलैप में तो जाएगी ना, आज का करंट डेटा फ्यूचर में तो पढ़ना पड़ेगा। तो OLTP टू ओलैप के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है, ठीक है। इधर डेटा जनरेट होता है, इधर डेटा एनालिसिस होता है भाई, ठीक है। अब OLTP से ओलैप में डेटा लेके कैसे जाएगा? हाउ डज वी टेक टेबल डेटा फ्रॉम OLTP टू ओलैप? तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, और हम यहाँ यूज करते हैं जो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, वी यूज ELT प्रोसेसिंग, या ETL जो भी बोल दो, ठीक है। ELT या ETL होता क्या है? ETL एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास बेहद सारा डेटा आता है RDBMS से, API से, ठीक है। ये सारा डेटा आया, ये था OLTP में। डेटा से और 3 4 जगह से आ रहा है। अब इसको करेंगे ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, लेट्स से डुप्लीकेट निकाल दिया, नल को रिप्लेस कर दिया, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, और फिर इसको कर दिया भाई लोड। लोड कहाँ कर दिया? लोड किया हमने डेटा वेयर हाउस में। अब बात, डेटा वेयर हाउस देखो, ELT के बाद मतलब लोड के टाइम पे आता है डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं। जैसे लेट्स से S3 आ गया, रेड शिफ्ट आ गया। ये रेड शिफ्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूज किए जाते हैं डेटा को लोड करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं डेटा का आर्किटेक्चर क्या होता है। डेटा आर्किटेक्चर बनाया क्यों जाता है? ये बनाया जाता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। डिजाइन ऑफ सिस्टम्स टू सपोर्ट डेटा नीड्स ऑफ एंटरप्राइज। ओवरऑल गोल तो भाई डेटा को एनालाइज करने का ये है ना कि बिजनेस आगे बढ़े। तो देर आर 2 पार्ट्स, डेटा आर्किटेक्चर के 2 पार्ट्स हैं। पहला है बिजनेस नीड्स, उसके बेसिस पे आर्किटेक्चर बनता है। ऑपरेशनल आर्किटेक्चर, ठीक है। वी फोकस ऑन बिजनेस गोल्स, जैसे कि बिजनेस गोल्स कैसे हो गए, लाइक व्हाई इज देयर डिले इन प्रोडक्ट शिपिंग, ठीक है। क्वेश्चंस, बिजनेस नीड्स क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा वो करना है। तो उसके हिसाब से हमें डेटा को आर्किटेक्ट करके समझना पड़ेगा कि भाई हम प्रॉब्लम समझ पाए, प्रॉब्लम एनालाइज कर पाए। वी फोकस ऑन बिजनेस गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कि भाई बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेटा से समझे, ठीक है। और दूसरा है टेक्निकल आर्किटेक्चर। इसको हम क्या कहते हैं? वी फोकस ऑन हाउ टू
इंजेस्ट, डेटा को इंजेस्ट कैसे करना है, स्टोर एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कि भाई उसके अंदर हम बिजनेस गोल को मद्देनजर रखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि डेटा को स्टोर कैसे करना है, टेक्निकल पार्ट्स की स्टोर कैसे करना है, इंजेक्ट कैसे करना है और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। ठीक है। अब टेक्निकल आर्किटेक्चर को पढ़ लेते हैं, बिजनेस आर्किटेक्चर तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। टेक्निकल आर्किटेक्चर हम पढ़ क्या रहे हैं, डेटा आर्किटेक्चर, जिसके अंदर दो तरीके, बिजनेस नीड्स और टेक्निकल आर्किटेक्चर। बिजनेस नीड्स के अंदर हम बिजनेस गोल्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या आर्किटेक्चर में ऐड कर सकते हैं, लाइक भाई प्रोडक्ट शिपिंग क्या है वो। लेकिन टेक्निकल आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि भाई हमें इंजेक्ट कैसे कराना है, स्टोर कैसे कराना है और ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, उसके बेसिस पर आर्किटेक्चर होगा, टेक्निकल आर्किटेक्चर ओवरव्यू। तो हमारे पास पहली आती है डेटा इंजेक्शन लेयर। डेटा को इंजेक्ट कैसे करें, उसके अंदर पर्पस क्या है। भाई पर्पस तो सिंपल है ना, कि हमें क्या करना है, कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स। तो टूल्स और टेक्निकल टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, इसमें हम यूज कर सकते हैं अपाचे काफका। मैंने आपको पहले ही बताया था, इंजेक्शन के लिए अपाचे काफका इज बेस्ट। दूसरा है डेटा स्टोरेज लेयर। डेटा स्टोर भी करना पड़ेगा, इसके लिए हम वेयर हाउस का यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, स्टोर्ड डेटा इन स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। तो हमें एक आता है डेटा लेक, जो क्या करता है, इम्प्लीमेंट एन AWS S3। डेटा लेक का एग्जांपल बता रहा हूँ, इम्प्लीमेंट S3 बकेट फॉर रो डेटा स्टोरेज। यानी कि लेट्स से डेटा लेक क्या होता है, डेटा लेक ऐसा कुछ होता है, आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे S3 बकेट है, इसके अंदर हम सारा डेटा पुट कर देंगे, और हमें जब भी डेटा रिट्रीव करने होगा, हमें अमेजोन हेल्प कर देगा पूरी की पूरी। ठीक है। तो ये डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस, दो तरीके की स्टोरेज होता है, डेटा लेक और डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। जैसे कि ये यूज करेगा amazon रेडशिफ्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एबल डेटा स्टोरेज। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब डेटा स्टोर हो गया, लेकिन ट्रांसफॉर्म तो किया ही नहीं भाई। तो डेटा प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, लेयर के लिए पर्पस कुछ नहीं है इसका, क्लीन करना है, वैलिडेट करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है हमारे डाटा को, और रो डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। टूल्स और टेक्नोलॉजी बता देता हूँ। मोस्ट पॉपुलर है अपाचे स्पार्क, जो आपको इंटरव्यू में बता देनी है, फॉर बैच एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है। अब भाई डेटा वेयर हाउस इतनी बात चल गई, तो भाई बता देता हूँ डेटा वेयर हाउस होता क्या है। डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस कुछ नहीं है, जैसे RDBMS में डेटा स्टोर होता था, वैसे डेटा वेयर हाउस में भी डेटा स्टोर होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। तो हम क्या बोल रहे हैं, डेटा वेयर हाउस क्या है, इट इज स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। मतलब
या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो जाए हमारे पास डेटा, या और स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम डेटा वेयर हाउस के अंदर डाल देंगे, इट इज स्टोरेज। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा वेयर हाउस। कुछ नहीं है, सेंट्रलाइज्ड प्लेस है, तुम्हारे पास पूरी की पूरी प्लेस खाली है, इसके अंदर तुम क्या करो, एक डायग्राम से समझा देता हूँ। हमारे पास डेटा आया, बहुत सारे सोर्सेस से डेटा आया, ठीक है, डेटा आया और ये गया ईटीएल प्रोसेसिंग से। ईटीएल सिस्टम क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड, तीनों हुए। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेटा है, उसको हम स्टोर करेंगे। ये खाली स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है डेटा वेयर हाउस। होगा क्या, ये डेटा था, डेटा आया, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड हुआ, मतलब ये सब करने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे हमारे पास आ गया, वो हमने डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया। ठीक है, और फिर ये हम डेटा मार्ट में भी स्टोर कर सकते हैं कुछ पार्ट, सबसेट। डेटा मार्ट क्या है बताता हूँ। ये तो ईटीएल सिस्टम के लिए हो गया, डेटा वेयर हाउस के लिए। ठीक है, ईएलटी के लिए भी हो सकता है, लेकिन ईटीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस कर लिया। ठीक है, वापस से सुन लो, डेटा वेयर हाउस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या होता है, इट यूजुअली टेक्स द स्ट्रक्चर डेटा एंड स्टोर इन इटसेल्फ, इट यूजुअली टेक्स द स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड पुट इन द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा लेगा ईटीएल सिस्टम से और अपने अंदर स्टोर करेगा। अब जैसे आरडीबीएमएस के लिए हमने डेटा मॉडल्स पढ़े रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही हम पढ़ेंगे डायमेंशनल मॉडलिंग। अब ये क्या है, इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अ मेथड टू स्टोर डेटा इन डेटा वेयर हाउस। आरडीबीएमएस में स्टोर करना है तो डेटा मॉडलिंग यूज करेंगे, और इसके अंदर करना है तो डायमेंशनल मॉडलिंग। अब डायमेंशनल मॉडलिंग, ठीक है, इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास दो टेबल्स होती है डाटा, डायमेंशनल टेबल, और हमारे पास होती है फैक्ट टेबल। ठीक है, ये हमारे पास ओनली एक फैक्ट टेबल होगी पूरे डायग्राम के अंदर, और ये होगी मल्टीपल डायमेंशनल टेबल। ठीक है जी। अब ऑल द मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ अ बिजनेस इज पुट इन फैक्ट टेबल। जैसे कि भाई कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, कितनी क्वांटिटी थी, कितनी रिमेनिंग है, ये सब वही एक फैक्ट टेबल के अंदर आ जाएगी, ये सारी कॉलम्स। अब दिखा देते हैं आपको फैक्ट टेबल होगी कैसी। अब डायमेंशनल मॉडलिंग के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेशन के लिए स्नोफ्लेक स्कीमा, एक होता है स्टार स्कीमा। अब स्टार स्कीमा भी क्या होता है, एक फैक्ट टेबल होगी हमारे पास, एक फैक्ट टेबल, फैक्ट अंडरस्कोर टेबल, जिसके अंदर हमारे पास जैसे क्वांटिटी है, रिमेनिंग है, जो भी है। एक तो फैक्ट टेबल, दोनों में ही एक फैक्ट टेबल ही होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, डायमेंश डायमेंशनल टेबल जो होगी, डायमेंशनल अंडरस्कोर टेबल ऐसे होगी। ठीक है, मतलब लेट्स से ऐसे कनेक्टेड स्टार वे में होगी। ठीक है, ये सारी डायमेंशनल टेबल है, डायमेंशनल अंडरस्कोर टेबल। ठीक है, डायमेंशनल टेबल में कौन सा डेटा स्टोर होगा, कुछ भी भाई, पेमेंट्स की टेबल हो गई, कुछ भी हो गई। ठीक है, डायमेंशनल अंडरस्कोर टेबल। लेकिन फैक्ट्स के अंदर जो फैक्ट है कि भाई हमारे पास इतना ही अमाउंट बची है, वो सब फैक्ट टेबल के अंदर आएगा। अब स्नोफ्लेक में क्या होगा, इसमें भी एक ही
फैक्ट टेबल होगी, ये वाली फैक्ट टेबल। लेकिन हमारे पास जो डायमेंशनल टेबल होगी ना, डायमेंशनल अंडरस्कोर टेबल, इसकी भी एक या दो डायमेंशनल सब अंडरस्कोर टेबल होगी। एक यहाँ लगा दो डायमेंशनल अंडरस्कोर सब टेबल, यहाँ बना के दिखा। ये लेट्स से डायमेंशनल टेबल है, और इसकी ही एक हो जाएगी डायमेंशनल अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर टेबल, और इसी की डायमेंशनल अंडर, ऐसे ही चारों तरफ ड्रॉ करते हैं ये सब टेबल्स। समझ गए? ये यहाँ से ऐसे ऐसे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है स्टार स्कीमा, ये है स्नोफ्लेक स्कीमा। समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डायमेंशन जो होती है, और उसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस, SCD। तो ये क्या होता है, हमारे पास जो डायमेंशंस है वो अगर चेंज हो रही है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना करे जाएगा। जैसे SCD1 क्या होता है, ये होता है, लेट्स से हमारे पास ऐसा था वन, खुशबू न्यूयॉर्क में रहती थी, लेट्स से समथिंग समथिंग। लेकिन अब डेटा चेंज हो गया है तो टेबल कैसी दिखाएगी, वन, खुशबू डिग्रेड हो गई, सारोली में आ गई, सारोली कोई प्लेस होगी। ठीक है, ये होता है ओवरराइट। समझ आया? अब SCD2 क्या होता है, स्लोली चेंजिंग डायमेंशन टू के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक फ्लैग का यूज कर लेते हैं, यूज अ फ्लैग। इसके अंदर हम ओवरराइट नहीं करेंगे, हम एक और कॉलम बना लेंगे, भाई हमें क्या दिक्कत है, खुशबू तो अपनी वो है, दोस्त है, जो भी है। तो हम क्या करेंगे, उसका डेटा प्रिजर्व रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं कभी। तो न्यूयॉर्क के लिए ये लेट्स से प्रीवियस अंडरस्कोर डेटा है, या इज एक्टिव, सॉरी, इज एक्टिव। तो लेट्स से पहले वो न्यूयॉर्क में थी, अरे यार, वैसे पहले तो वो न्यूयॉर्क में थी लेकिन अब उनका डाउनफॉल आ गया है, तो वो लेट्स से टू सारोली आ गई है। तो खुशबू का क्या हुआ, सारोली आ गई। तो अब ये यहाँ पे इज एक्टिव के लिए तो फॉल्स हो जाएगा कि अब ये न्यूयॉर्क में नहीं है, लेकिन यहाँ है, ये होता है SCD2। अब SCD3 यानी स्लो चेंजिंग डायमेंशन 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, हम यूज करेंगे प्रीवियस का, प्रीवियस डेटा हम स्टोर कर लेंगे ताकि भाई दिक्कत ना, लेट्स से पहले खुशबू जो थी वो सारोली में थी, तब लेट्स से प्रीवियस था उसका, प्रीवियस तो फिर भी लेट्स से वो बचपन से वहीं रह रही है तो प्रीवियस नल है। लेट्स से एक और कॉलम आ गया जब उसने सारोली छोड़ छोड़ दिया, अब वो न्यूयॉर्क, अब उसका वापस कमबैक हो गया। तो खुशबू का लेट्स से कमबैक हुआ है तो वो आई है न्यूयॉर्क। अब प्रीवियस क्या हो जाएगा इसका, सारोली। ठीक है, ये हो गया SCD3। अब SCD4 SCD5 कुछ काम के नहीं है, हम सीधा SCD6 के बारे में बात करते हैं, स्लो चेंजिंग डायमेंशन 6 के बारे में। ये क्या है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मर्ज ऑल थ्री, लाइक 1 2 3 हम तीनों ऐड कर देंगे। हम ओवरराइट भी करेंगे, हम प्रीवियस वाला भी ऐड कर देंगे, हम ट्रू फॉल्स भी ऐड कर देंगे। ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, पूछेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं डेटा मार्ट्स की। अब भाई सर आपने डेटा वेयर हाउस के बारे में बात की, एक बार रिवाइज बनता है डेटा वेयर हाउस को, एक बार। डेटा वेयर हाउस होता क्या है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, when we take the data from ELT or ETL, like extract transform load, a data is structured and it is then stored in the centralized place of data warehouse, जहाँ पे सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। तो होता क्या है, ELT लेट्स से ये है ETL, यहाँ से डेटा वेयर हाउस में जाता है। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने की प्लेस है। समझ गए? Data warehouse is nothing but a centralized place where you can store the structured or semi-structured data which came from ETL। अब हम पढ़ते हैं डेटा मार्ट्स।
अब भाई डेटा मार्स क्या होता है भाई, बता दो सर। अब मैं क्या बताऊं, ये तो खुशबू बताई, इस खुशबू की तो दया है ये सारी जो हम ये सब ना पढ़ा पा रहे हैं, वही तो हमें फंड कर रही है ना। तो चलो पढ़ते हैं। सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस को ही बोलते हैं डेटा मार्ट भाई। मतलब जो स्ट्रक्चर डेटा सेंट्रलाइज्ड पोजीशन पे हमने डेटा वेयर हाउस में रखा था, ईएलटी या ईटीएल से लाके, वापस से डेटा वेयर हाउस पढ़ लेते हैं क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ यार, मेरे भी आगे काम आएगा ना। डेटा वेयर हाउस नथिंग बट अ सेंट्रलाइज प्लेस वेयर यू कैन स्टोर द स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा विच कम्स फ्रॉम ईटीएल और ईएलटी। चलो ठीक है। अब ये देखते हैं, चूंकि हमारे पास डेटा था वैसा का वैसा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास डेटा आ रहा है, ये गया नथिंग बट यहाँ पे हुआ ईटीएल प्रोसेसिंग, फिर ये गया डेटा वेयर हाउस में जहाँ पे ये स्टोर हो गया। अब लेट्स से कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होंगे। एक है जो पेमेंट के ऊपर स्टडी कर रहा है, एक है जो ऑर्डर्स कितने टाइम में पैक हो रहे हैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा है, कुछ तो हमें लेट्स से स्ट्रक्चर डेटा में से कुछ डेटा निकालना है, तो सबसेट ऑफ डेटा निकालने के लिए हम यूज करेंगे डेटा मार्ट्स का। सिंपल सी बात है भाई, और फिर उसको एनालाइज कर लेंगे। यार तंग आ गया हूँ तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, और तुम लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार। आदमी क्या करे, अब जान दे दूंगा अपनी है। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो जान दे भी दूं, लेकिन तुम साला क्या बोलो यार। चलो डेटा मार्ट्स हैव द रिक्वायर्ड डेटा, डेटा मार्ट्स हैव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा प्रेजेंट इन डेटा वेयर हाउस। ये डेटा मार्ट की डिफिनेशन हो गई। अब सर डेटा लेक पढ़ा दो। अरे अभी पढ़ा देते हैं यार, कोई मजाक थोड़ी। डेटा वेयर हाउस क्या था, डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक दोनों स्टोर करने के लिए। डेटा वेयर हाउस सेंट्रलाइज स्पेस है जहाँ पे स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा पुट कर सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो, लेकिन डेटा ये क्या है, ये डेटा लेक है। ये डेटा लेक है जैसे कि Amazon S3 तुम्हें सर्विस देता है, इधर क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तुम पुट कर सकते हो। डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा लेक। अब तुमने कितने भी गंदे तरीके से डॉट जेसन में पुट कर दिया, कोई भी तरीके की फाइल में तुमने डेटा पुट कर दिया, वो होता है डेटा लेक। और S3 हमें क्या है, एक सर्विस है जो हमें फिर भी डेटा निकाल के दे देगी इजीली, ताकि एनालाइज कर सके, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई किसी को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हमने डेटा इंजीनियरिंग पढ़ ली, अब डेटा इंजीनियरिंग मॉडल देखते हैं किसी कंपनी का। लेट्स से हम देखते हैं, कौन किसका देखें। चलो हम किसी का देख लेते हैं, लेट्स से हम देखते हैं स्टेक का देखते हैं, ठीक है। स्टेक तुम्हें पता है, चलो स्टेक बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पढ़ाकू लोग हो तो। तुम्हें स्टेक नहीं पता तो तुम्हें पता होगा फ्लिपकार्ट, तो पता होगा। अब यार फ्लिपकार्ट तो पता होगा, मजाक नहीं, ठीक है। इधर क्या होगा, सबसे पहले डेटा जनरेट होता है, तो लेट्स से माई एसक्यूएल से, आरडीबीएमएस से, ऐप से, एपीआई से, किसी किसी चीजों से डेटा जनरेट हुआ। अब वो डेटा इंजेक्ट होगा, इंजेक्ट कहाँ होगा, अपाचे काफका में। अपाचे काफका में आया, ये एक सर्विस है जो इंजेक्ट कराने के लिए हेल्प करती है। फिर यहाँ से डाटा गया तो वो स्टोर होगा, स्टोर हुआ लेट्स सपोज S3 सर्विस के अंदर, ठीक है। अब वो लेट्स से S3 सर्विस से हमने यूज किया ETL के लिए, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। और पता है इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म को लिए करना अपाचे स्पार्क करता है, अपाचे स्पार्क ये कर दिया ETL। फिर यहाँ से डेटा जाता है वेयर हाउस में, डेटा वेयर हाउस के लिए हम यूज करेंगे रेड शिफ्ट। अब यहाँ से डेटा जाएगा इंटरनल सर्विसेज के लिए, इंटरनल सर्विसेज
जो भी हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से एनालिसिस के S3 के लिए डायरेक्ट यूज, S3 से तो हम डायरेक्ट अनस्ट्रक्चर्ड है ना, तो एडॉक एनालिसिस से हम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास चलेगा डेटा साइंटिस्ट के पास कि भाई ले, ट्रांसफॉर्म कर दिया, यूज कर ले। और यहाँ से लेट्स से स्पार्क से भी थर्ड पार्टी के पास चले गया कि भाई ये डेटा तुम एनालाइज कर सकते हो, इन सब के पास आ गया, और ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। और ये अपाचे काफका से डायरेक्ट भी जा सकता है। ये एक मॉडल है। डेटा आ रहा है, काफका में गया, S3 में गया, S3 से ETL में गया, ट्रांसफॉर्म लोड हुआ, वेयर हाउस में गया, डेटा वेयर हाउस रेडशिफ्ट था, रेडशिफ्ट से इंटरनल सर्विस में गया, इंटरनल सर्विस से ये गया डेटा पढ़ने के लिए। या अपाचे स्पार्क से तुम डायरेक्टली भी थर्ड पार्टी को दे सकते हो, या लेट्स से एनालिसिस के लिए दे दिया। ये सिंपल सा मॉडल था, मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब बात कर लेते हैं डेटा वेयर हाउस के लिए डिफरेंट सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करती है। जैसे डेटा, ये याद करके जाना, डेटा वेयर हाउस के लिए जो हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे मेन तो स्नोफ्लेक तो मैंने तुम्हें बताया ही था, रेड शिफ्ट तो मैंने बोला था, याद ही कर लेना। बिग क्वेरी भी याद कर लेना, और हाइव भी याद कर लेना, ठीक है। कर ली सर। डेटा प्रोसेसिंग या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन सी यूज कर रहा होगी सर? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसके लिए यूज करेंगे अपाचे स्पार्क, बहुत ही मेन। अपाचे फ्लिंक, अपाचे काफका, ये यूज कर लेंगे, ठीक है। अब कलेक्टिंग के लिए क्या यूज करोगे सर? डेटा को कलेक्ट करोगे तो S3 यूज कर लो, amazon वेब सर्विसेज जो भी है, किनेसिस यूज कर लो, डायनेमो डीबी यूज कर लो। अब कलेक्ट कर लिया, इवेंट प्रोसेसिंग के लिए क्या बता रहे हो सर? अरे बताया ना भाई, AWS लैम्बडा यूज कर लो, या मैं बोला अपाचे स्पार्क यूज कर लो, काफका यूज कर लो। तो सर डेटा एनालाइज के लिए क्या करें? अब सभी मैं ही बता दूं, तो डेटा एनालिस्ट के रेड शिफ्ट तो यूज होता है हमारे पास, डेटा वेयर हाउस, उसी से हम बाद में एनालाइज कर सकते हैं। और इतना ही है। तो इतना ही था डेटा इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हर एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मोटिवेट करता है आपको पढ़ाने के लिए। अ, और आई होप आप लोगों की जॉब जल्दी लगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज सपोर्ट कर